बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हम पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस में रोल ऑफ एनालिस्ट के बारे में बात करेंगे। तमाम स्टूडेंट अपने माइक बंद कर लें। तमाम स्टूडेंट अपने माइक बंद कर दीजिए। तमाम स्टूडेंट अपने माइक बंद कर दें। ये फरमान हफीज और राणे अरसलान को क्या मसला है, क्यों नहीं क्लास ज्वाइन कर रही है? पॉलिसी एनालिस्ट का क्या रूल है, इसके बारे में हमें ज्वाइन करना है, इसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। व्हाट इज रूल ऑफ पॉलिसी एनालिस्ट? Policy analysis is specialized intellectual activity that affects and is affected by the exercise of power, rule, and authority in knowledge system. The organized complexity of this system found by the interpretation of tangled knowledge function which appears as a rival delta raises doubt about the appropriateness of policy, its impact on standard of accountability for policy analysts. The typical practice of the render mediation may be replaced with the forms of systematic mediation, which direct towards the investigation of rival hypotheses about the policy impact of policy analysis, enlarges the scope of usable ignorance and strategy of usable ignorance, supplemented by the recommendation in the areas of agenda setting, managing pragmatic validity, and methodology development, is a way to begin dealing with the organized complexity of this knowledge system in which the policy analysts work today. क्या मतलब इस बात का, इसको हम कैसे देखें और इस सारे मामले का क्या हल है? पॉलिसी एनालिसिस क्यों किया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन। और नंबर 2, पॉलिसी एनालिसिस करने के लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या है? I have already told to all of you that public policy relates to the laws, rules and regulation and segmentation and such other things where the government makes certain laws, and then these laws are accompanied by the actions of the government to take certain actions. So when these certain actions are taken in the right direction, then we apply the policy analyst approach to handle and to look what are the impact of that policy upon the
राहुल तैमूर को निकाल देंगे, उस वक्त से ट्रबल क्रिएट कर रहा है। चलिए, अब इस इम्पैक्ट में हम ये देखते हैं कि हमने पॉलिसी तो वी हैव स्टार्टेड इन द कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। काम चल पड़ा, सारा काम हो रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब जाहिर है जब लोग काम करने के लिए चल पड़े हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, सारा मामला भी हम देख रहे हैं कि वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर अब इसका एनालिसिस करना जरूरी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि द फ्रूट्स ऑफ द पॉलिसी आर बीइंग रीप्ड बाय द पब्लिक, कि लोगों को ये पॉलिसी के जिस काम के लिए हमने चलाई थी या फॉर विच द पॉलिसी वाज एक्टिवेटेड, क्या इसका वो फायदा भी पहुंच रहा है या नहीं। इस काम के लिए हमें पॉलिसी एनालिस्ट की जरूरत है, जो रिसर्च की बेस पे, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे नहीं, रिसर्च की बेस पे हमें ये बताएंगे कि पॉलिसी राइट डायरेक्शन में मूव हुई, और इसके बाद हमने अगर ये पॉलिसी की जो एनालिसिस है, ये इम्प्लीमेंटेशन के वक्त हमें नजर आए कि इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसका कोई स्लोअर इम्पैक्ट है, इसका कोई हायर इम्पैक्ट है, इसका कोई मल्टी साइडेड इम्पैक्ट है, या इससे कोई लोग फायदा भी उठा रहे हैं या नहीं। जिस तरह दरिया मूव कर रहा है, जैसे उसने दरिया डेल्टा की एग्जांपल लिया और उसमें सारी चीजें हम समझते हैं एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल, नो, हमें इस प्रैक्टिस में ये चीज देखनी है कि भाई क्या इसका कोई फायदा भी आम लोगों तक पहुंचा है या नहीं। आम लोगों तक इसका कोई फायदा अगर पहुंचा है तो वो क्या है, और अगर नहीं पहुंचा तो उसकी वजह क्या है, ये सारी डिटेल हमने इसके अंदर देखनी है। इस सारे मसले को हमने चेकअप करना है, और इस चेक को करने के लिए हमारे पास रिसर्च एनालिस्ट का होना बड़ा जरूरी है। रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं वो प्रीवियस सारी स्टडी को सिस्टमेटिकली व्यू करते हैं और उसके बाद देखते हैं, फिर हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि जनाब हाइपोथेसिस, आपको मैंने पहले ही बताया था, देयर आर टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पॉलिसी का कोई फायदा है, अल्टरनेटिव पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है, नल हाइपोथेसिस। दोनों सूरतों में इसको हम व्यू करके, डाटा कलेक्ट करके, इसकी बुनियाद पे हम देखेंगे कि भाई इसकी सारी जो साइड है या डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है, इसको हम कैसे हैंडल कर पाए। नंबर 2, अच्छा जी, पॉलिसी के बारे में अब हमारी अप्रोचेस क्या हैं, पब्लिक पॉलिसी के हवाले से हमारी क्या अप्रोचेस हैं, किन अप्रोचेस को हम पहले भी देख चुके हैं कि ये अप्रोचेस क्या क्या थी, इसकी क्या सारा मामला है, और इनमें इस बंदे का क्या रोल है जिसको आप पॉलिसी एनालिस्ट कह रहे हैं। अप्रोचेस टू पॉलिसी एनालिसिस। This man is creating trouble. आती है जनाब सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो साइंटिफिक थ्योरी बेस्ड पॉलिसी का एनालिसिस करते हैं। नंबर 2, अगर प्रोफेशनल है तो वो प्रोफेशनल के तौर पे पॉलिसी का डिजाइन देखते हैं। अगर पॉलिटिशियंस हैं तो वो इसका मैक्सिममाइजेशन या इसका बेनिफिट चेक करते हैं, क्या इसका कोई फायदा है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिस्ट के तौर पे आप इसकी एप्लीकेशन चेक करते हैं कि इसके ऊपर कोई फायदा हुआ या नहीं इसको अप्लाई करने का। और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप देखते हैं कि जनाब मेरे ऊपर इसका क्या असर है, इस कंटेंशन की क्या सूरत हाल है, इस कंटेंशन को हम कैसे कैरी ऑन करें। सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच देखते हैं। साइंटिफिक अप्रोच क्या है कि वो थ्योरिस्ट के तौर पे पॉलिसी प्रॉब्लम को रिव्यू करता है। नंबर 2, मोटिवेशन क्रिएट करता है, उसे थ्योरी से पहले पता चलता है कि इससे पहले इस पर कोई काम हुआ, प्रीवियस रिसर्च चेक करता है और देखता है कि इस पे पहले कोई काम हो चुका है, अगर कोई काम हो चुका है तो ट्रुथ क्या थे, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या थे। इस अप्रोच के वाले से वो साइंटिफिक अप्रोच यूज करता है। साइंटिफिक जो अप्रोच है वो एनालिसिस पे, प्योरिटी पे और ऑब्जेक्टिविटी पे बेस करती है। तो उसके बाद क्या है जनाब, बेसिक रिसर्च मेथड जो हैं वो कैनन्स ऑफ सोशल वेलफेयर के तौर पे देखे जाते हैं, और उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है साइंटिस्ट को कि उन्होंने पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि इसके अंदर मेथड ठीक थे, जो असूल तय किए गए वो ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल हैं
तो सबसे पहले आप पॉलिसी का डिजाइन देखेंगे, प्रॉब्लम नहीं देखेंगे। प्रॉब्लम तो साइंटिस्ट ने क्लियर कर दिया। मसल मैं कहता हूँ कोरोना वायरस इज द मैक्सिमम डेंजर फॉर द लाइफ, तो ये मैंने एक स्टेटमेंट क्रिएट कर दी कि कोरोना वायरस से लोगों की जिंदगियों को सबसे ज्यादा खतरा है। तो बीइंग साइंटिस्ट मैंने ये एक अप्रोच जो है वो क्लियर कर दी, और उसके बाद जनाब ये सारा मैंने देख लिया। लेकिन अब जो प्रोफेशनल के तौर पे मैं देखूंगा कि इसके लिए जो मैंने पॉलिसी कम्बैट करने के लिए डिजाइन की है कोरोना वायरस को, तो वो क्या है। वो दो तरह की ऑप्शन है ना। नंबर वन कि लोगों को खाना वगैरह घर पे पहुंचा के, जैसा चाइना ने किया था, लॉकडाउन करते। और नंबर टू दूसरी सूरत हाल ये है कि लॉकडाउन नहीं करना तो फिर लोगों को एसओपी के तहत मिनिमम लेवल पे ट्रेड एक्टिविटीज या अपनी एक्टिविटीज काम करने की इजाजत दी जाए। अगर ये साथ है तो फिर आपने देखना बतौर प्रोफेशनल, बतौर रिसर्चर के जनाब, ये जो एटमोसफियर या एनवायरनमेंट सोसाइटी में इसके बाद होगा, दो तरह के लोग आएंगे जो बीमार हो जाएंगे और एसओपी पे अमल नहीं करेंगे, और नंबर टू जिनमें को बीमारी लगी है वो एसओपी पे तो अमल कर रहे हैं लेकिन अपने साथ दूसरे लोगों को भी साथ ट्रबल में मुब्तला कर रहे हैं। तो ये डिजाइन आपने देखना है पॉलिसी का कि क्या पॉलिसी बनाई जाए। जैसे कि वजीर आजम ने रात भी फरमाया कि आप, मैं मुकम्मल लॉकडाउन की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि हम लोगों के घरों तक खाना पीना नहीं पहुंचा सकते। इज राइट। और सूबे जो है वो ये है, वो मोहल्ले सील कर रहे हैं, लोगों को मार पीट रही है पुलिस, और लोगों को बाहर भी नहीं निकलने दे रही, वो खाने पीने की इजाजत भी नहीं दे रही। वो कहते जी पार्सल भी नहीं चलना। या तो फिर लोगों ने खाना पीना क्या, घरों पे तो इतनी चीज नहीं है, फिर लोग चीजें स्टोर करेंगे, स्टोर में फिर प्राइस हाइक वाली कैफियत आएगी। तो आपने करना क्या है सारे मामले से। इस सारे मामले को देखने के लिए आपको अपना पॉलिसी डिजाइन जो है वो व्यू करना है। अब पॉलिसी व्यू डिजाइन में कुछ ना कुछ बेहतरी की गुंजाइश जरूर होगी। आप कौन सी अप्रोच लगाएंगे यहाँ पर। यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज, आप अपना नॉलेज इस्तेमाल करेंगे, और स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी अब ज़ाहिर है कि इसके जो एंडेमिक्स है, इसकी कोई भी अभी तक मेडिसिन या वैक्सीनेशन तो है नहीं कि आप चलाएं और वो काम हो जाए। और अगर वो वैक्सीनेशन हो भी सिवाय इसके कि आप ये कि जो बंदा बीमार हुआ है उस बीमारी से वो रिकवर हुआ तो उसकी एंटीबॉडीज उसके जिस्म में बन जाती हैं। तो एंटीबॉडीज का को प्लाज्मा में होता है, प्लाज्मा में होती हैं, तो खून में से सिर्फ प्लाज्मा निचोड़ लेते हैं एक बॉटल, और खून के जो रेड ब्लड सेल हैं वो वापस उसमें डाल दिए जाते हैं उस बॉडी में, उस रिकवर्ड सोल में कि जिसने ये प्लाज्मा डोनेट किया। डोनेट होने के बाद वो प्लाज्मे से आप थोड़े थोड़े लोगों को डालते हैं, उनकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो जो जो लोग पेशेंट होते हैं जिनका जिस्म वीक हो चुका होता है इस बीमारी की वजह से, उनको उनके मतलब उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं होते, तो वो सारे का सारा मामला जो है वो इससे क्रिएट हो जाता है, उनको के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। इम्यूनिटी के नतीजे में वो बीमारी से फाइट कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया कि मैंने कोई ऐसी बीमारी उतारी नहीं कि जिसकी शिफा नहीं ढूंढना इंसान का काम है। आगे आती है पॉलिटिकल अप्रोच। पॉलिटिकल अप्रोच जो होती है वो पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो पॉलिसी की पोजीशन के वाले से होती है। देखिए ये पॉलिसी ठीक है, ये पॉलिसी सही नहीं है, ये पॉलिसी गलत है। इसमें जो आपने मामला तय करना है वो, ये जो आपकी अप्रोच होगी, तो वो अप्रोच सिर्फ ये रिटर्क है कि आपने रिटर्क मतलब इस तरह की है कि जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और उनको फॉलो करना आपने ज़रूरी, आपके लिए ज़रूरी होता है। अच्छा जी, इसमें आप लोगों से एविडेंस कलेक्ट करते हैं और उसके बाद इफेक्टिव प्रेजेंटेशन करते हैं। जैसा कि 4-5 दिन से गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी पोजीशन ली है। टोटल पहले पेशेंट 1 लाख इतने हज़ार, 1,90,000, 1,90,000 डेथ्स इतनी, और उसके बाद एक चीज़ आगे बता रही है रिकवर्ड, रिकवर्ड 69,000, रिकवर्ड 80,000। ये रिजवान सलीम बार बार तंग कर रहा है, इसका भी कोई इलाज करते हैं, निकाल देंगे इसे भी अगर इसने दोबारा ऐसा किया तो। रिजवान सलीम सुन ले, अगर उसने दोबारा बार बार ट्रबल क्रिएट की तो उसे क्लास से बैंक बाहर निकाल दिया जाएगा। रिजवान सलीम क्लास में ट्रबल क्रिएट ना करें। आगे पर्सनल। पर्सनल क्या है, पर्सनल अप्रोच तो जो चीज कंटेंशन पे बेस होती है, चलो जो भी आ गया ठीक है, इसमें आपकी अप्रोच मिक्स है, कुछ आपको मिल जाएगा कुछ नहीं। ये मेरे पास मोटरसाइकिल है ही नहीं, ना कोई गाड़ी है ना कोई और चीज़ है, वो कहते पेट्रोल सस्ता हो गया तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, मैंने फायदा।
अब मेरे पास पेट्रोल गाड़ी हो गई तो डीजल सस्ता हो गया, मुझे क्या फायदा। तो अब जनाब मेरे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, कहते स्कूल की फीसेस जो है कम होगी तो मुझे क्या फायदा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि भाई मामला सारा जो है उस नेक्स्ट आगे आते हैं जी, व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। ये अब शुरू की तरफ हम चले गए हैं कि पब्लिक पॉलिसी में हमने देखना क्या है। नंबर वन, थॉमस की जो है वो कुछ व्यूज हैं, फिर हेरल्ड के कुछ व्यूज हैं, फिर डेविड एडसन के कुछ व्यूज हैं, और उसके बाद फिर ऑस्टन के कुछ व्यूज हैं, फिर जेम एंडरसन के कुछ व्यूज हैं, फिर उसके बाद जनाब सोशल इम्पैक्ट के कुछ व्यूज हैं, और उसके बाद फिर पॉलिसी एनालिसिस के कुछ व्यूज हैं। पॉलिसी का एनालिसिस इसका बैकअप है। बतौर पॉलिसी एनालिस्ट आप ये जानना चाहते हैं कि इसके नतीजे में क्या बेहतरी आई है, क्या काम हुआ है। पहला चेक करते हैं व्हाट गवर्नमेंट डू, व्हाई दे डू एंड व्हाट डिफरेंस इट मेक। सपोज के एक जगह पानी नहीं है, व्हाट गवर्नमेंट डू, वहां पानी भेजे। व्हाई दे डू, क्योंकि वहां लोग सफर कर रहे हैं। एंड व्हाट मेक्स द डिफरेंस, अब डिफरेंस क्या बना, पहले लोगों के पास पानी नहीं था, नाउ दे आर गेटिंग ड्रिंकिंग वाटर। दूसरी अप्रोच, ए प्रोजेक्टेड प्रोग्राम ऑफ गोल्स वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। हम प्रोजेक्टेड प्रोग्राम के ये वहां पर काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट आपने कर दी वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस और उसके बाद इसको इंप्लीमेंट कर दिया। नंबर थर्ड, द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी। अब इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी क्या है। चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले सिंध के एक हॉस्पिटल जैकमाबाद में गए, वहां पर डॉग्स दे वर वंडरिंग, और उसके बाद पेशेंट के लिए डॉक्टर भी नहीं, कोई कुछ नहीं। और उससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बात की थी जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने, कि जनाब मेरे मुल्क के शहर के अस्पताल तो ऐसे हैं कि यहाँ पर बाहर अमेरिका से लोग इलाज कराने आते हैं। तो गवर्नमेंट के एक दो जो सस्पेक्टर थे उन्होंने वहाँ विजिट किया, और उन्होंने देखा कि वहाँ विजिट तो बड़ी दूर की बात, वहाँ कोरोना वार्ड तो बड़ी दूर की बात, कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। तो गवर्नमेंट की एक्टिविटी का इम्पैक्ट क्या आना है। अब ज़ाहिर है जैकमाबाद में भी जब ये हॉस्पिटल ही नहीं होगा तो क्या वहां लोग बीमार नहीं होते, क्या वहां पर लोगों को डिजीज नहीं आती, आती हैं। लेकिन जब उनको कहा जाता है दूसरे शहर चले जाओ तो वो दूसरे शहर जाते हैं, बहुत सारे लोग रास्ते में मर जाते हैं। तो गवर्नमेंट को ये देखना है कि मेरी पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या है। जैसा अभी हम देखते हैं कि फैसलाबाद में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और उन्होंने बनाया भी शहर से बाहर है। तो गवर्नमेंट ने शहर से बाहर से बनाया कि बहुत सारे लोग जो करीबी एरिया से हैं, जंग से है, उसके बाद जनाब बाईपास के ये करीब है, जंग से है, चन्योट से है, तांदलिया वाला से है, साइया वाला से है, और उसके बाद जनाब पैंसरा से है, गोजरे से है। तो वो लोग जो हैं वो किसी किस्म की ट्रबल में मुब्तला ना हो, वो यहाँ आए और अपने बच्चों का इलाज करवाएं। आगे क्या जेंडरसन की अप्रोच देखते हैं। ए purposive a course of action followed by the an actor or set of actor in dealing with the problems or matter of concern। हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है फैसलाबाद में, तो ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकती है गवर्नमेंट कि जनाब वो इसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इदारों को दे। इदारों के लिए इसमें गर्ल्स के लिए कुछ बसेस वक्त की जाएं जो सिर्फ लेडीज को कैरी करें, किस स्टूडेंट के लिए हो जो सिर्फ मेल स्टूडेंट को कैरी करें। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में जो ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम था उसे सॉल्व किया गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने जब इसका जायजा लिया कि इसका क्या इम्पैक्ट है, तो पता चला वो बच्चे बच्चियां जो दूर कैंपस में पढ़ने नहीं जाना चाहते थे, अब वो बसेस की वजह से दे कैन इजीली मूव, दे कम टू दी ओल्ड कैंपस और दे पार्क देयर व्हीकल्स, और उसके बाद बस में बैठ के वो चले जाते हैं और न्यू कैंपस से पढ़ने के बाद वापस आ जाते हैं। तो कनेक्टिंग अप्रोच मौजूद है, उसमें गवर्नमेंट को भी इसी तरह कोई ना कोई कनेक्टिंग एक्टिविटीज कैरी ऑन करनी होंगी। बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास के पॉलिसी एनालिसिस में क्या सारी सूरत हाल है। दो हिस्से हैं, एक पॉलिसी, एक उसका एनालिसिस। एक पॉलिसी और एक उसका एनालिसिस। अब जाहिर है कि अगर पॉलिसी कोई नहीं है आपकी तो एनालिसिस मुझसे आपने किस चीज का करवाना है। मुझसे वीसी कहता है जी ये बताएं स्टूडेंट जो हैं वो क्लास ले रहे हैं, तो मैं क्लास ही नहीं ले रहा या स्टूडेंट आते ही नहीं, तो मैंने एनालिसिस करके क्या बताना है। पॉलिसी क्या चीज है, पॉलिसी जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन है, अभी हम देख कर आए हैं प्रीवियस स्लाइड में। और उसके बाद एनालिसिस क्या है, उसका रिव्यू है, उसका असरात हैं।
detailed examination of any complex method is in order to understand its nature or determine the essential features. जैसा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ऑप्ट की है, वो ऑप्ट क्या किया, अगर ये पॉलिसी ऑप्ट ना करती तो हमें ये नहीं पता चलना था कि कंट्री वाइड कोरोना वायरस है कितना। तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया, गवर्नमेंट ने ये किया कि जैसे ये वायरस पाकिस्तान में एपिडेमिक्स आई तो आते ही उन्होंने आर्मी के साथ एक जो थी वो मेन हेल्पलाइन कायम की, और फिर उसके बाद वहीं से वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सारी के सारी स्पोक्समैन के तौर पर बताती है कि जनाब ये जितनी टेस्ट हुए हैं आज ये अपरेटस मौजूद है। गवर्नमेंट उस पर ऐप्स भी बना रही है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की एपिडेमिक्स जो थी वो 19वीं सदी के शुरू में थी, जब वो ताउन वगैरह आई थी। उसके बाद ऐसी कभी कोई वबा आई नहीं जो इस तरह की प्रोजेक्टिविटी क्रिएट कर सके। तो इसका अंदाजा भी नहीं लोगों को, और हमें बिल्कुल भी नहीं था। हमने भी अपनी लाइफ में नहीं कभी देखा, हमारे वालिदा ने भी अपनी लाइफ में इस तरह की कोई वबा नहीं देखी। तो जो हमारे ग्रैंड फादर्स थे उन्होंने इस तरह की बताते होते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो वो वहाँ से आ रहे थे अमृतसर से या जलंधर से, तो वो ये सूरत हाल थी, या होशियारपुर से या इंडिया से, तो बहुत सारे लोग वबा की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी रास्ते में। तो पॉलिसी का मतलब है एनफोर्समेंट ऑफ दोज एक्शंस, और उसके बाद एनालिसिस का मतलब है टू रिव्यू, टू टेक फीडबैक के इसका किस हद तक किस तरफ को ये मुआवजना जा रहा है, कैसे आपने इसको कैरी ऑन करना। पॉलिसी की पोजीशन क्या है भाई? सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिसी की हमारी पोजीशन क्या है। पॉलिसी पोजीशन की तरफ आइए। पॉलिसी पोजीशन में सबसे पहले हमने ये देखना है कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। आइसोलेशनिज्म, अब फॉरेन पॉलिसी की एक एग्जांपल लेते हैं तो सबसे पहले है कि अपने मुल्क को आइसोलेशन से निकालो, दूसरे के मामले में मुदाखलत ना करना, कंटेनमेंट, हर मुल्क को अपनी लिमिट में रखना, उसकी आइडियोलॉजी यहां ना आए, इंडिया की आइडियोलॉजी पाकिस्तान में ना आए। अगर इंडिया की आइडियोलॉजी पाकिस्तान में आ जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि शादी निकाह के मौके पे बच्चे कहना शुरू हो गए थे कि अम्मी ये शादी कैसे होगी, अभी तो फेरे ही नहीं हुए। तो इस चीज को देखने के लिए फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रांग होना चाहिए। अगर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग नहीं होगी तो हम इस पे कोई ले नहीं सकते। मैंने सीएसएस में एक बुक पढ़ी थी एसएम बर्ग की, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, आप भी पढ़िए कभी निकाल के, वो आपको आपकी जो डायमेंशन है फॉरेन पॉलिसी की वो आपको बताएगी। एसएम बर्ग की लिखी बहुत प्यारी बुक है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, तो आप पढ़िए उसमें। तो ये जो सारा मामला है, इसके बाद नंबर नेक्स्ट है प्रीएम्पशन। आप बिफोर टाइम अंदाजा करें क्या प्रीएम्पशन है। जैसा कि इंडिया जो था वो अपने फौजियों को भेज रहा था चाइना के बॉर्डर की तरफ ताकि वो जासूसी कर सकें, तो चाइना ने पहले वहां से स्लम्पिंग की और पहाड़ी नीचे गिरा दी, बहुत सारे फौजी जो थे वो अंदर ही दब गए। तो हिंदुस्तान ने वहां विला किया कि हमारे फौजी इधर हैं। तो जब उन्होंने देखा उन्होंने कहा जी यहाँ तो कोई आया नहीं है, पर तो पहाड़ है। फिर उसके बाद दोबारा हिंदुस्तान ने अवाइल कपल ऑफ वीक कर लिया भी ऐसी शरारत की, तो उन्होंने उनको अरेस्ट किया, लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने लद्दाख के जो गलवान वादी है उस पर टेक ओवर कर लिया। तो प्रीएम्प्ट किया कि हम मेरा क्या नुकसान हो सकता है, रिटेलेबिलिटी। अगर रिटेलिएशन आप नहीं करते तो फिर वही होगा जो नवाज शरीफ के दौर में या जरदारी के दौर में होता था, इंडियन प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो अभी रिसेंटली जो बाजवा डॉक्टर हमारे मुल्क में है, इसमें क्या हुआ है कि जैसे इंडिया के वो जेट्स ने यहाँ बॉम्बिंग की आके आज़ाद कश्मीर के एरिए में एक मदरसे के ऊपर, और जिसमें हमारा एक कौवा और चंद जनाब दरख्त जो थे वो तबाह हुए, तो पाकिस्तान ने ठीक 2 दिन बाद वो 27 फरवरी को फिर रिटेलिएट किया, जहां पर इंडियन आर्मी चीफ मौजूद था, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ, उससे ये तकरीबन 20 या 30 या आप कह लें कि या कुछ मीटर के फासले पर बॉम्बिंग की गई। उन बॉम्बिंग में कोई ह्यूमन लॉस तो नहीं हुआ लाइफ का, लेकिन वहां से आर्मी चीफ उनका भाग खड़ा हुआ कि मेरे ऊपर जो है ये सारा JF-17 थंडर ने कम्बैट करके काम किया। तो फिर इंडिया की जो साबिक फॉरेन मिनिस्टर थी जिसकी डेथ हो गई है, वो कहने लगी कि हम इसको बढ़ावा नहीं देना चाहते, हमने तो बढ़क मारी थी, लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। सिलेक्टिव एंगेजमेंट, आपको कम अज कम सिलेक्टिव एंगेजमेंट करनी होगी। इंडिया ने वो 5 धमाके किए तो पाकिस्तान ने
और उसके बाद जनाब इमीडिएटली रिटेलिएट किया और 6 धमाके किए। इंटरवेंशन, अगर आप ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कोई काम करते हैं तो आपको फौरी इंटरवेन नहीं करना होगा। और नंबर नेक्स्ट है, आपने मुल्क की आज़ादी जो है वो आपको सबसे अजीज है, ये है। इसका आप एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या है जी, एनालिसिस की तरफ चलते हैं। पॉलिसी एनालिसिस इज स्पेशलाइज्ड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी दैट इफेक्ट and is affected by the exercise of power, rules and authority in knowledge system. The organized complexity of this system, और बताया हमें क्या जा रहा है, the strategy of usable policy analyst enlarges the scope of ignorance and the strategy of usable pragmatic activity। ये सारा कुछ हम इससे पहले डिस्कस करके आए हैं और इसको हमने देखा कि हैज की अप्रोच किया है। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिस्ट, पहले मैंने आपको बताया था कि जो होंगे वो होंगे साइंटिस्ट। दूसरे नंबर पे हमारे आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिस्ट हेल्प कंपनीज refining specific processes by analyzing current practices and developing strategies that will affect efficiency, productivity and profitability। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे मुल्क में जो वीट है जब वो कल्टीवेट होती है तो उसकी अगर फर्ज किया एक्सेस प्रोडक्शन है तो अब सूरत ये है कि आपने एक्सेस प्रोडक्शन का क्या करना है, आप उसे रिटेन करते हैं कि चलो भाई कल को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो आप सेल कर देते हैं। ये आपको कौन बताता है? ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिस्ट बताते हैं। या इसी तरह कंपनीज को जो प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं वो भी सब कुछ बताते हैं। अभी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज था, उसने देखा कि मेरी जो ये लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम आ जानी है, उसने इसमें जो है काम किया है सोलर सिस्टम में, और उन्होंने वापडा के साथ मिलके वो नेपरा के साथ सोलर सिस्टम लगा लिए। अब वो जो उनके बिजनेसेस की प्लाजे थे उनके ऊपर वो सोलर सिस्टम लग गया और वापडा की तरफ से वो बिजली परचेज होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने रियलाइज कर लिया कि यार मैं ये काम करके अपने दफ्तर का काम जो है वो बेहतर तौर पे चला सकता हूँ। An administrative assistant, sometime called office clerk, secretary, secretary is often carries the everyday clerical and organizational tasks। ये सारे हमारे काम के लिए हेल्प करते हैं और ये सारे हमें हेल्प करेंगे। इसमें इसकी हेल्प की हमें जरूरत पड़ती है। अगर ये स्टाफ ही नहीं होगा तो आप काम किससे लेंगे? अगर ये सारा स्टाफ ही नहीं होगा तो आपने काम किससे लेना? नंबर नेक्स्ट आता है जी, रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट। तो डे टू डे प्रॉब्लम जो है वो हमारे उनको सॉल्व करना इसकी जिम्मेदारी है। पॉलिसी एनालिस्ट प्रोसेस, अब ये काम शुरू होगा कहाँ से? ये बात मैं दो लफ्जों में जितना प्रीवियस पढ़ा है उसको लाऊं कि सबसे पहले आपने एक पॉलिसी क्रिएट की है और पॉलिसी क्रिएट करके उसे इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट करने के बाद अब आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई इसका कोई फायदा भी हुआ है कि नहीं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक सर्वे में दिया है, वो मैं भी कंप्लीट करूंगा आज इंशाल्लाह टुडे HEC ने, कि ये जो आप क्लासेस ले रहे हैं इनका कोई फायदा है? तो सब स्टूडेंट ने भी फीडबैक दिया और टीचर ने भी कि जनाब हमारे लिए कोर्स कवर करना मुमकिन नहीं था। आज मेरा 17वां लेक्चर है, 10 इससे पहले है। अगर ये क्लासेस ना होती तो कैसे मुकम्मल हो जाने थे ये 17 लेक्चर या 18? ये तो मुकम्मल ही होने थे। तो इसके लिए फिर जरूरी है कि आप इसके की सूरत हाल की तरफ बेहतरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। दो तरह के हम मेथड यूज करेंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। और दोनों ये रिसर्च की अप्रोचेज है हमारी, इन दोनों को आप यूज करते हुए यहाँ पर अपनी बेहतरी लाएंगे। डाटा कलेक्ट करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे और उसके बाद जनाब स्टैटिस्टिकल टेक्निक अपनाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ आपकी क्लास में एज कितनी है लोगों की एवरेज। तो एक लड़के जो क्लास में आया उसकी एज है 18 साल, तो 18 साल से 24 तक के यहाँ स्टूडेंट मौजूद हैं। तो 18 से 24 तक का मैं मीन निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 26 स्टूडेंट हैं। सबकी एज को प्लस करके 26 पे डिवाइड करके मैं एवरेज एज या मीन एज निकाल सकता हूँ। ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप पढ़ चुके हैं। फोरकास्टिंग मेथड लगा सकते हैं, रिग्रेशन लग सकता है, उसके बाद जनाब स्क्यूनेस के जरिए आप इसका डाटा की आगे पीछे देख सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में मैंने ये देखना है कि इन क्लासेस का खर्चा कितना आ रहा है। अगर यूनिवर्सिटी देख रही है कि इनका खर्चा कितना है, तो यूनिवर्सिटी ने देखा कि इसमें तो जीरो कॉस्टिंग है, क्योंकि टीचर ने अपने घर पे बैठ के ये सारा काम करना है। और सारा काम जब टीचर ने अपने घर पे बैठ के करना और स्टूडेंट ने सुनना है
तो किसी किस्म का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी वहाँ यूनिवर्सिटी में और उसके बाद बता दिया आपने ये काम करना है। आगे आ रहे हैं जनाब के ये कॉलेज में एक एग्जांपल उन्होंने लिया है कि कॉलेज में इसको मेजर सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाना चाहिए। जी हाँ, ये पढ़ना चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी आप पढ़ेंगे। कैरियर क्या इसमें रिसर्च में आप अपने कैरियर को बनाना चाहेंगे जिस तरह लॉयर्स, एजुकेशनिस्ट, उसके बाद गवर्नमेंट एग्जेक्टिव्स, लेजिस्लेटर्स वगैरह सारे हैं। तो क्या इसको भी एज एन एनालिस्ट आप अपने कैरियर को बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं और इसमें बड़े पैसे हैं। लॉट ऑफ मनी इज अर्न्ड बाय रिसर्चर्स। रिसर्चर जो है वो HECV प्रोजेक्ट देती है और रिसर्चर भी बहुत उस पर काम करते हैं। वो जनाब काम करके तो सारा मामला वो कर लेती हैं और उसके मुताबिक वो ये सारा सिस्टम चलता रहता है। तो ये नहीं हम कह सकते कि ये कैरियर नहीं है, ये बन सकता है कैरियर। ऑन बिकमिंग मोर ऑफ पॉलिसी साइंटिस्ट, ये सारे जो हैं। अब फिर उसके बाद ड्रॉर ये कि उसने ये कैजल डाउट की उसने बात की है कि पॉलिसी मेकिंग जो है उसे री एग्जामिन किया जाए और उसके बाद उस रिकमेंडेशन के नतीजे में इसको देखा जाए कि इस एनालिसिस के नतीजे में क्या रिकमेंडेशन है। अब गवर्नमेंट ने देखा कि लोग गरीब हैं तो उन्होंने एहसास प्रोग्राम शुरू किया। एहसास प्रोग्राम में वो लोग निकाल दिए गए कि जिनको बेनजीर इनकम सपोर्ट से पैसे आ रहे थे। BISP सिस्टम वाले निकाल के बाकी जो गरीब लोग हैं उनको पैसे दिए गए। तो रिफॉर्म्स तो ये बड़ी अच्छी हैं इसके ऊपर। और ये इट वाज नेवर पॉसिबल इफ यू हैवंट मेड द एनालिसिस फॉर सर। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो आप इसका तो काम कर ही नहीं सकते थे फिर। तो इट इज बेटर टू बी ए डाटा एनालिस्ट। पॉलिसी फॉर्मुलेशन की रियलिटीज क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर नॉट सेपरेट। बनाने वाले भी वही हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले भी वही हैं, बेनिफिट लेने वाले पब्लिक। अगर आप कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज बना देंगे तो कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज की सूरत में इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। तो हमें इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट के बारे में भी बताना चाहिए कि इन रियल वर्ल्ड जो हमारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल थी उनको ऐसे प्रिडिक्ट किया जाए। फिर उसके बाद है ग्रैंड पॉलिसी इश्यूज। अब पॉलिसीज के इश्यूज कौन से हैं? सबसे पहले जनाब कॉन्सेंट्रेटेड ग्रोथ, के जो आपकी ग्रोथ है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है और उसके बाद 10-15 के करीब ये टर्म्स हैं। मार्केट डेवलपमेंट हो चुकी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो चुकी है, इनोवेशन हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो चुकी है, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो चुकी है। उसके बाद जनाब कंसंट्रेटेड जो हैं वो इसमें हो चुकी है डाइवर्सिफिकेशन। और उसके बाद कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन हो चुकी है। ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी की सारी हमारे लिए हैं कि अगर आप इसको रिव्यू नहीं करेंगे, ये चीज हमें बताती है कि डेली चेंजेस आ रही हैं। कल जब हमें शहबाज शरीफ ने टीचर्स को लैपटॉप दिए थे तो I6 जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट था या सबसे ब्रांड न्यू था। उसके बाद तो आज I9, I10, I11 तक जा चुकी हैं। तो फिर तो ये नहीं आप पॉसिबल कि आप इसको उसी के साथ इंटीग्रेट करें। आपको मार्केट के साथ साथ इसमें चेंज लानी है। आपने देखा कि जब ये जैज ने देखा कि मेरा मुकाबला सबसे ज्यादा पड़ रहा भारत से तो उन्होंने उनके साथ कोई इंटीग्रेशन कर ली, उनको परचेज कर लिया, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज कर ली। इसी तरह ये सारा काम फिर पॉसिबल होगा। अब दूसरा मेटा एनालिसिस। मेटा ये होता है कि आप रिसर्च, मेटा अप्रोच ये होती है कि आप डिफरेंट किस्म की रिसर्चेज के आर्टिकल जो आपसे रिलेटेड है वो सारे के सारे ब्रॉट आउट करें और उनकी केस स्टडी करें। पाकिस्तान के हवाले से, डेवलपिंग कंट्री के हवाले से, डेवलप कंट्री के हवाले से और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की जो पॉलिसीज हैं डिस्क्रिप्टिव, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव, रेगुलेटरी, कॉन्स्टिट्यूएंट, इन तमाम पॉलिसीज को रिव्यू करें कि जनाब इस सारे एनालिसिस को हम मेटा एनालिसिस कहते हैं, मेटा पॉलिसी एनालिसिस के डिफरेंट आर्टिकल्स व्हेन पुट इनटू वन जार एंड दैट दे वर मिक्स। और उसके बाद आपने उससे के ऊपर जो रिसर्च की है, कौन कौन से मेथड उन्होंने लगाए, उनकी क्वालिटेटिव या टेक्निक क्या थी, क्वांटिटेटिव क्या टेक्निक थी, थ्योरी उन्होंने कौन सी लगाई, ये सारा को सारा आप मेटा एनालिसिस इसकी बेस पे कर सकते हैं। अच्छा, फिर आगे आता है जी नॉलेज। सब जब आप ये सारा एनालिसिस कर चुके होंगे तो एपिस्टेमोलॉजी के हवाले से आपकी जो स्टडी है वो नॉलेज कहलाएगी। नॉलेज, ये नॉलेज जो है ये आपका टू बिलीफ पे बेस करना चाहिए। मैं कहता हूँ पानी जो है वो बड़ा बड़ा गर्म हो जाता है
तो किसी ने कोई एक्सपीरियंस किया होगा ना, तो होगा सर्दियों में नहीं वो गर्म होता, वो धूप के बगैर नहीं गर्म होता। तो बाहर टेम्परेचर उसके ऊपर जब असरअंदाज होता है, तो किसी ने ये स्टडी तो की है ना, तब ये मेरा एक ट्रू बिलीफ इसके ऊपर बना है। तो ये जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी सारे मसाइल हैं, इसके वाले से सारी चीज़ें हमें देखनी हैं। अब आपको आगे बढ़ाते हैं जी। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक द पर्पस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, क्या इसकी ज़रूरत है? आपका जवाब होता है कि जनाब आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या इसकी बुनियाद के ऊपर कोई काम हुआ, और अगर वो हुआ है तो किस तरह हुआ है, और अगर वो नहीं हुआ तो उसमें क्या ड्रॉबैक्स थी। आगे फिर हमारे पास आता है पॉलिसी एनालिसिस का रोल। इसमें डिफरेंट 6 किस्म की स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद प्रॉब्लम डिफाइन होने के बाद एवेल्यूएट करते हैं कि किस तरह ये प्रॉब्लम जो है वो एवेल्यूएट होगा। ये देख रहे हैं सब लोग कि यहाँ से ये फीड किया जा रहा है क्राइटेरिया 2 को, फिर आइडेंटिफाई करते हैं अल्टरनेटिव। मैं देखना चाहता हूँ प्रॉब्लम भूख है, भूख में मैंने एवेल्यूएट किया कि कितनी की भूख है। अगर बहुत ज़्यादा भूख है तो फिर कहाँ से खाना तैयार करवाया जाए, और अगर थोड़ी भूख है तो अल्टरनेटिव क्या है अगर वहाँ से आते हुए देर हुई। तो उसके बाद एवेल्यूएट करने के बाद नेक्स्ट जो है, इनमें हर जगह आपने फीडबैक करी जाना है, को इंटीग्रेट दूसरे के साथ करी जाना है। फिर मैंने एवेल्यूएट किया सारे प्रोसेस को, फिर डिस्प्ले किया डिस्टिंक्ट, और आखिरकार मैंने इसका ऑर्डर दे दिया। तो ये पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई। इस सारे प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इनको वेरीफाई करना, इनके रिजल्ट चेक करना, ये पॉलिसी एनालिस्ट का रोल है। पॉलिसी एनालिस्ट क्या करेगा? रिकमेंडेशन देगा। एज ए रिजल्ट ऑफ हिज रिकमेंडेशन क्या होगा? पॉलिसी इंप्रूवमेंट विल टेक प्लेस। उन्होंने कहा जी के माइए बाबू को आप एहसास सेंटर में पैसे तो दे रहे हैं जो सीनियर सिटीजन है, लेकिन आप जो दूसरे शहरों से आते हैं वो लोग, तो उनको बड़े मसाइल हैं, तो वाई नॉट गो फॉर देयर बैंक्स, और उसके बाद उन बैंकों में, उन शहरों को कहते हैं कि उनको पेमेंट कर दें। बैंकों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये भी सारी सूरत हाल होगी। कुछ प्रोटोकॉल, कुछ प्रोसीजर इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के होते हैं, और उनके ऊपर सारा अमल दरामद करके फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या ये वाकई ठीक है। आगे फिर आता है जनाब मेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स। मेटा एनालिसिस जो है उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? एक स्टडी इंडोनेशिया में हुई है इस्लामिक फाइनेंस पे। एक स्टडी जो है वो इसके ऊपर दो टर्म्स यूज की गई हैं, फैन लैटिन वर्ड के साथ है, या वैसी फैन फैन, और उसके बाद वैसी। ये दोनों तीनों वर्ड जो है, इसको वहां से हमने देखा है कि पॉलिसी एनालिसिस अब क्या उसका स्टेटस है। पॉलिसी एनालिसिस एक साइंस की हैसियत इख्तियार करती जा रही है, और जो बंदा एनालिसिस करता है वो एनालिस्ट नहीं कहलाता, वो पॉलिसी साइंटिस्ट के तौर पे अपना कैरियर बनाता है। उसको पता चलता है, जिस बंदे ने एक तो मेटा एनालिसिस किए हैं, ज़ाहिर है उसने यूरोप की भी स्टडी की, एशिया की भी, साउथ ईस्ट एशिया की भी, फार ईस्ट एशिया की भी, उसने जनाब अरबियन कंट्रीज की भी, उसने सारी एनालिसिस करने के बाद आर्टिकल रिसर्च जो कैरी ऑन की है और मेटा एनालिसिस एक लिखा है, उसके नतीजे में उसने जो रिकमेंडेशन दिए हैं वो और ज्यादा दूर रस नताइज की हामिल होंगी। इसकी बुनियाद पे, मेटा एनालिसिस की बुनियाद पे फिर हम नई पॉलिसीज बना सकते हैं। तो पॉलिसी एनालिसिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग टू डिफाइन एंड आउटलाइन द गोल्स ऑफ ए प्रोसेस पॉलिसी, एंड इन आइडेंटिफाइंग द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन एक्सपेक्टेड आउटकम्स, एंड उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट विद कंप्यूटिंग अल्टरनेटिव पॉलिसीज। अब आपने देखा ये जब एपिडेमिक्स आई तो एक ये जो था कीनिया में कुछ जो थे वो क्रिश्चियन प्रीस्ट, उन्होंने कह दिया कि नहीं जी डेटोल पीने से कोरोना मर जाता है। तो उन्होंने पानी में मिला कर डेटोल लोगों को दम कर करके दे दिया, और कोरोना तो नहीं मरा, लेकिन 50 60 200 400 बंदे की डेथ होगी। तो फिर रिसर्च के बगैर तो आप काम नहीं ना चला सकते। अगर आपको डेटोल का पता होता है कि इट इज ए पॉइजन, और ये जो जर्म्स को किल करता है, तो अंदर आपके स्टोमिक को भी तो बस्ट कर देगा ना। तो ये एनालिसिस करना जो है ये बड़ा इफेक्टिव पॉइंट है एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, और आप लोगों का शुक्रिया। कुछ ही देर में ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।